मुल्क भर के तमाम 1112 ग्रिड स्टेशन की बिजली बहाल। मसला तरबेला और मंगला के दरमियान पेश आया, ब्रेक डाउन हुआ और पावर प्लांट्स बंद हो गए। इन प्लांट्स को दोबारा चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। तरबेला को चलाकर बाकी पावर प्लांट्स को एनर्जाइज किया गया। बिजली के कारखाने चलाने के लिए वाफर ईंधन मौजूद है। कराची और चश्मा के प्लांट्स चलाने के लिए काम जारी है। 2 रोज़ तक लोड मैनेजमेंट करना पड़ेगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू। पावर ब्रेक डाउन में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने की तहकीकात करेंगे। वज़ीर आज़म के हुक्म पर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। पिछली हुकूमत ने बिजली की पैदावार के लिए सरमायाकारी नहीं की, जहां पुर्जे लगाना पड़े पुराने लगाए गए। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। 18 रोज़ के लिए पेट्रोल और 37 दिनों के लिए डीजल का स्टॉक दस्तयाब है। 1,01,000 मैट्रिक टन के हामिल बहरी जहाज बर्थ पर हैं। सनसनीखेज़ी, मनफी प्रोपेगंडे और क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। तर्जुमान ओगरा इमरान गज़नवी। PTI के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने नोटिफिकेशन के इजरा के लिए फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इससे कबल 3 मरहलों में 81 अरकान की रुकनियत के खात्मे के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी। एजेंडे के निकात पर गौर। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और कतर के हम मनसब अली बिन अहमद अल कुवारी के दरमियान दोहा में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीम के शोबों में ताउन की नई राहें तलाश करने पर इत्तफाक। ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारिजा कौंसिल का 26वां इजलास। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उज़्बेकिस्तान के क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। तिजारत, तवानाई और इलाक़ाई रवाबत पर तबादला ख़याल। आज ख़वानगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तालीम तरक्की का ताकतवर मुहर्रिक और गुर्बत कम करने का मौसर तरीन ज़रिया है। नौजवानों को काबिल कदर तालीम फराहम करने और अपने करियर में सबकत हासिल करने के मुसावी मौक़े फराहम करने की ज़रूरत है। यौम ख़वानगी पर सदर मुमलिकत का पैगाम। मकबूज़े कश्मीर में भारतीय नाम निहार यौम जमहूरिया से कबल कर्फ्यू जैसी सूरत हाल। इलाके में खौफ व दहशत का माहौल। दाखिली और खारिजी रास्तों पर मजीद चौकियां कायम। आवाम की मुश्किलात में इजाफा। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतें हिंदू दहशतगर्दों के निशाने पर। मध्य प्रदेश में जनूनी हिंदुओं का मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मार्च। इश्ताल अंगेज नारे। मोदी की इंतहा पसंद सोच ने निचली जात के हिंदुओं की जिंदगी भी अजीरन कर दी। पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार। दोनों के मफादात मुश्तरका हैं। हर तरह की मदद जारी रखेंगे। बिजली की मुल्क गिर बंदिश से आगाह हैं। किसी किस्म के ताउन की ज़रूरत हुई तो फराहम करेंगे। अमरीकी महकमे खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। यूरोपीय यूनियन का ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान। 37 शख्सियात और इदारे ब्लैक लिस्ट। यूरोप में दाखिला ममनू। असासे मुंजमद। नई पाबंदियां मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन की वजह से लगाई गई हैं। रूसी फौज की यूक्रेन में पेशकदमी। जनूब में 50 किलोमीटर यूक्रेनी फौज को पीछे धकेल दिया। ब्रसेल्स में यूरोपीय मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा का इजलास। यूक्रेन को टैंकों की फराहमी पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मरी और चिलास में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान।
पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खवातीन क्रिकेट सीरीज 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच मेजबान टीम की पाकिस्तान के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी। कौमी खवातीन टीम का 119 रन का हदफ 13.4 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। सीरीज का दूसरा मैच 26 जनवरी को होबार्ट, तीसरा 29 जनवरी को कैनबरा में शेड्यूल। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, सर्बिया के नोवाक जोकोविच की रिकॉर्ड 10वें टाइटल के लिए मुहिम कामयाबी से जारी। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैनोर को स्ट्रेट सेट्स में हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अमेरिका के टॉमी पॉल ने स्पेन के रॉबर्टो बाटिस्टा ऑगेट, रूस के आंद्रे रॉबलेव ने डेनमार्क के हॉलगर वॉन और अमेरिका के बेन शर्टन ने हमवतन जेजे वोल्फ को हराकर लास्ट 8 में रसाई हासिल की। और बर्तानिया में अनोखी मोटर स्पोर्ट्स रेस, एंटिक गाड़ियां फास्ट ट्रैक के बजाय मिनी गोल्फ कोर्स तर्ज के ट्रैक पर नजर आईं। ड्राइवर्स को बज़ाहिर आसान नजर आने वाले दुश्वार गुजार रास्ते पर अपनी महारत का इम्तिहान देना पड़ा। गोल्ड स्टार फाइनल कनाडा के थॉमस बकनेल और इनके साथी लेस्टर स्मिथ के नाम रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि मुल्क भर के तमाम 1112 ग्रिड स्टेशन की बिजली बहाल कर दी गई है और शिमाल और जनूब के तरसीली निज़ाम में वोल्टेज के उतार चढ़ाव से पावर प्लांट्स बंद हुए। उन्होंने कहा कि बिजली के कारखाने चलाने के लिए वाफर ईंधन मौजूद है। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वोल्टेज के उतार चढ़ाव से बंद होने वाले तमाम पावर प्लांट्स को चला दिया गया है। तरबेला पावर प्लांट को चलाकर दूसरे प्लांट्स को बिजली मुहैया की गई। सैलाब ज़दा इलाकों में भी बिजली बहाल कर दी गई है। 1112 ग्रिड स्टेशन हैं, मुकम्मल तौर पर अब वो बहाल हैं और कोई ग्रिड स्टेशन ऐसा नहीं है जो एनर्जाइज ना हुआ। पूरा दिन जो सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाके थे वहाँ बिजली मौजूद रही। हमें कुछ चैलेंज आया जो कि एक टेक्निकल चैलेंज है। कल सुबह जब 7:30 बजे कि हमारे जो शमाल और जनूब की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें एक वोल्टेज स्विंग आया, एक उतार चढ़ाव हुआ वोल्टेज का। पूरे मुल्क के जो पावर प्लांट्स थे वो आज खुद बंद हुए। उनके अपने जो सेफ्टी सिस्टम्स हैं उन्होंने जो पावर प्लांट्स हैं उनको बंद किया। तो लिहाजा ये खबर दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत ने कोई पावर प्लांट बंद किए। उनके सेफ्टी मैकेनिज़म्स थे जिसकी वजह से वो पावर प्लांट पूरे मुल्क में शमाल से जनूब तक जो है वो एक एक करके वो बंद हुए। खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने बिजली के शोबे में कोई नया सरमायाकारी नहीं की जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। ताहम अब पैदावार और तरसील के निज़ाम पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर तवानाई ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली के तअत्तुल के मामले पर वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है जो 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। किसी किस्म के किसी नुकसान की हमें इतला नहीं कि कहीं कोई आग लगी है या किसी धुंध की वजह से, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो तरसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज है और यही वजह थी कि हमें फिर जब एक दफ़ा हमारी सिंक्रोनाइजेशन हो गई तो उसमें कोई रुकावट नहीं आई और हमने बहाल कर लिया। वज़ीर आज़म ने एक 3 रुकनी कल इंक्वायरी टीम बनाई है जिसकी सरबराही वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कर रहे हैं। उनके साथ 2 बड़े तजर्बाकार रिटायर्ड अफसरान हैं जो उनकी मुआवनत करेंगे और हम इसमें पूरी तरह उनके साथ ताउन भी कर रहे हैं कि जहाँ भी उनको रिक्वायर्ड है ये इश्यूज़ उनको हम तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने मुल्क में बिजली के कारखाने चलाने के लिए डीजल और फर्नेस ऑयल वाफर मिकदार में मौजूद है। उन्होंने कहा कि कराची को भी जल्द 1100 मेगावाट बिजली की फराहमी जल्द शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली के तअत्तुल का सख्त नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी।
انہوں نے بجلی کے فوری بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی مشکلات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وزیر توانائی انجینئر خورم دستگیر سے فوری رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ بتایا جائے کہ بجلی کا اتنا بڑا بحران کس وجہ سے ہوا، اس بارے میں ذمہ داروں کا تعین بھی کیا جائے گا۔ اوگرا نے پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق قیاس آرائیوں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ ترجمان اوگرا عمران غزنوی کے مطابق ملک میں بالترتیب 18 اور 37 دنوں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر دستیاب ہیں۔ پیٹرول کے 1,01,000 میٹرک ٹن کے حامل بحری جہاز برت پر ہیں۔ مقامی ریفائنریز پیٹرولیم مصنوعات کی طلب پورا کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان کے استعفے منظور کر لیے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر نے 43 ارکان کے استعفے منظوری کی سمری الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے، جو الیکشن کمیشن کو بھی موصول ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے اب صرف منحرف ارکان ہی باقی بچے ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں آتش زدگی کا باعث ورک فرام ہوم پر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کی وزرائے کونسل کا 26واں اجلاس ازبکستان کے شہر تاشقندی میں جاری ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وفاقی وزارتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ 2 روزہ کانفرنس کا موضوع ہے رابطوں کو مستحکم بنانے کا سال۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اجلاس کے موقع پر تنظیم کے رکن ملکوں کے وزراء اور دیگر شخصیات سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ازبکستان کے قائم مقام وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات تاشقند میں ہوئی۔ ای سی او وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے موقع پر ازبکستان کے دارالحکومت میں ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں باہمی مفاد پر تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق ملاقات میں تجارت، توانائی اور علاقائی روابط پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور تاجکستان کے وزیر خارجہ سراج الدین مہر الدین کے درمیان تاشقند میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں وزرائے خارجہ نے حالیہ اعلیٰ سطح رابطوں پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے بہترین دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر خزانہ علی بن احمد القواری کے درمیان دوحہ میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ پاکستان اور قطر سائنس و ٹیکنالوجی، زراعت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے کامیاب انعقاد پر اپنے قطری ہم منصب کو مبارکباد دی۔ وزیر خزانہ نے علی بن احمد القواری کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ محسن نقوی آئینی نگران وزیر اعلیٰ ہیں۔ پی ٹی آئی والے شوق سے عدالت جانے اور سڑکوں پر نکلنے کا شوق پورا کر لیں۔ اپنے آبائی علاقے گکھڑ وزیر آباد کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ محسن نقوی نگراں وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، اب تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا امریکہ مخالف اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا ہے، انہیں اپنے 4 سالہ دور اقتدار کی لوٹ مار کا حساب دینا ہوگا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ فرح گوگی کے اکاؤنٹ سے 1.6 ارب روپے غیر قانونی طور پر لوٹ مار کر کے ملک سے باہر لے جائے گئے۔ عمران خان نے فرح گوگی کو ملک سے بھگایا تاکہ وہ وعدہ معاف گواہ نہ بنے۔ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون برجیز طاہر نے کہا ہے کہ عمران خان ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ سانگلہ ہل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے سے جو عوام کا نقصان ہوا اس کا جواب دینا ہوگا۔ رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ اس سے پہلے بھی صحافی وزیر اعلیٰ اور وزراء کے عہدوں پر تعینات رہے۔ برجیز طاہر نے سانگلہ ہل میں وفاقی حکومت کے جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اور کارکنوں سے خطاب بھی کیا۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نیب میں اپنے 4 سال کا حساب دیں۔
اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا قصور عوام کو بتائیں کہ 4 سالوں میں ہمارے اوپر جھوٹے کیسز کیوں بنائے گئے. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں LNG کے سستے معاہدے کیے. LNG کا معاہدہ نہ کیا ہوتا تو آج ملک میں توانائی کا سنگین بحران ہوتا. اسلام آباد میں احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس کیس کے دائر اختیار کے بارے میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی. شاہد خاقان کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ ترمیمی ایکٹ کے تحت یہ معاملہ عدالتی دائرہ اختیار میں نہیں آتا. شاہد خاقان عباسی نے عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے. مجھ پر الزامات کیا ہیں اس بارے میں بھی معلوم نہیں ہے. نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں صرف متبادل کے فورم کے تعین میں احتساب عدالت کی معاونت کرنے کو کہا ہے. نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت دائرہ اختیار نہ ہونے پر ریفرنس میں بریت نہیں ہوتی. Wholehearted support and commitment to your future endeavours at the ECO. May I also express our deepest appreciation to the distinguished Foreign Minister of Turkmenistan, the outgoing chairman, for having ably led this body during his tenure. I would like to also extend my appreciation for His Excellency the Secretary General of the ECO for providing able stewardship of this organization. Mr. Chairman, Pakistan views ECO as an important platform in the region and to strengthen ties among member states. ECO region is tied with common history, culture, values, and therefore share the same destiny. This makes the organization an invaluable platform to promote connectivity, trade, economic cooperation among member states. Let us reaffirm our commitment to the vision which led to the formation of the ECO and set its economic agenda for collective progress. Excellencies, the ECO was founded with high hopes and great ambitions. The Treaty of Izmir envisioned a closely knit fraternity of member states in an integrated, interconnected, and prosperous region. A region integrated through means of free trade, infrastructure and energy connectivity and collective well-being of the peoples of the region. Since its inception, ECO has made steady progress. Today, this organization is proud of a solid framework of cooperation, a forward-looking agenda, and an expanding horizon of activities. We are thankful to Allah for blessing our countries and the region with enormous resources. Yet we have a long way to go to realize the objectives of the treaty. Our organization has yet to harness its full potential and bring tangible benefits to the ECO community. Excellencies, we are meeting at a time of profound global transformation and challenges. From a global economic recession as a result of post-COVID aftershocks challenging the very foundation the world financial and economic architecture, to the spectre of extremism, militancy, terrorism, and Islamophobia. Natural disasters, climate change, and poverty affect today. Unfortunately, ECO countries are at the heart of these cataclysmic phenomena. We have a special responsibility towards our people in our region to convert challenges into opportunities, obstacles into solutions, and ideas into reality for a brightened future. The contemporary times present opportunities and challenges which can be best tackled through a holistic approach. Pakistan believes that we, the ECO family, led by shared principles of solidarity and mutual support, have the collective strength to measure up to these challenges. Together we can and should make a difference. The future of our coming generations is dependent on the actions we take. Excellencies, you are aware that Pakistan was hit by the worst climate catastrophe that put 1/3 of Pakistan
to a situation that no one had imagined or seen in living memory. More than 1,500 children, more than 33 million people, including women and children, are at a higher risk of health hazards, and far more are in peril of starvation, being homeless. Early estimates suggest that more than 13,000 kilometers of metalled roads have been damaged, over 370 bridges have been swept away, 1 million homes have been destroyed, and another million damaged. More than 1 million farm animals have been killed. 4 million acres of standing crop have been washed away, stripping the people of their bread basket, a damage of an unimaginable scale. Even today, 6 months on, huge swaths of my country are still underwater. It was a monsoon of biblical magnitude, a monsoon on steroids, as was described by the UN Secretary General, with a mix of flooding, and also Pakistan has the largest number of glaciers outside the polar region. These glaciers are melting at a rate 3 times higher than the global average. Our forests are burning, while more heat waves are expected. Pakistan had never seen such a devastating example of global warming. Life in flood-affected areas of Pakistan is changed forever. And the truth of the matter is that our actions did not contribute to what we had to withstand. Our carbon footprint is nominal. We produce only less than 1% of greenhouse gases. The impact of these floods have emerged as the biggest emergency in Pakistan, not the COVID pandemic at the moment. According to the World Bank, Pakistan has lost some $30 billion as a result of these floods. Pakistan's urgent priority right now is to ensure rapid economic growth and lift millions out of destitution and hunger. I am grateful to member countries for supporting the flood-affected people in Pakistan, and we will not only build back better, but do so in a climate-resilient manner. Excellencies, we welcome the proposal of the Republic of Uzbekistan for the establishment of a high-level dialogue platform on environmental cooperation within the framework of the ECO, as mentioned in the agenda of today's meeting. We believe that it is a very opportune and sagacious decision to take a collective approach to address the issues that concern all of us, our region, where most of our economies are directly dependent upon weather patterns and are the most affected by the effects of climate change. The issue of climate cooperation is very significant. We need to develop a time-responsive, well-funded and strategically robust emergency response mechanism within the region to respond to such crises in the future. I would urge member states to come together and act now before it's too late. Excellencies, the ECO region, comprising 8 million square kilometers and 500 million population, roughly 15% of the world's population, carries a share of only 2.2% in global trade. Moreover, our interregional trade is less than 8% of the region's aggregated and is in stark contrast to other regional groups such as the European Union, where the interregional trade stands over 70%. Surely on the global and regional level, there is far more economic potential for us to unlock and to the benefit of our peoples and our countries. Regional preferential trade framework among the ECO members would help us in enhancing economic cooperation. If we are able to harmonize our trade policies and procedures, establish better infrastructure, and set our objectives on achieving free movement of goods and services through liberalization of trade, we will be able to significantly increase our interregional trade volume many-fold. Mr. Chairman, the ECO trade agreement is a landmark preferential trade arrangement aiming at lowering tariffs in our region over an agreed timeframe.
As the coordinating country of the ECOTA, Pakistan attaches great importance to its early implementation. We hope that the ECOTA tariff concessions will take effect soon. We urge all contracting parties to take a broader and more holistic view of the matter. Pakistan at its end will continue to accord high priority to trade promotion and facilitation within the ECO framework. Excellencies, ECO Vision 2025, adopted during the 13th ECO Summit in Islamabad, is a key document that guides us towards increasing interregional trade, regional activity, operationalizing nature. खित्ते के लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए चैलेंजेस को मौक़े में तब्दील करने की ज़रूरत है। मसाइल के हल के लिए फ़ोरम में शामिल ममालिक की मुश्तरका काविशें नागुज़ीर हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के मुहर्रिकात का संजीदगी से जायज़ा लेते हुए सद्देबाब के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान को इस वजह से गैर मामूली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा, जिससे वसी पैमाने पर ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइव स्टॉक का शोबा मुतासर हुआ। वेल फंडेड स्ट्रेटजिक मैकेनिज़्म पाकिस्तान और दीगर मुतासरा मुल्कों के मसाइल कम करने में मुआविन साबित होगा। ECO ममालिक को बाहमी सतह पर तवानाई, तिजारत और दीगर शोबाजात में एक दूसरे के साथ ताआवुन को बढ़ाना होगा ताकि लोगों का मयार ज़िंदगी मज़ीद बेहतर किया जा सके। ताशकंद में इक़्तिसादी ताआवुन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का 26वां इजलास वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास से खिताब कर रहे थे। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको आगाह करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI आज़ादी मार्च में तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान आज फिर अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। मुराद सईद और परवेज़ खटक अदालत में पेश हुए। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी, असद उमर और अली नवाज की जानिब से बरीयत की दरख्वास्तें दायर की गई। अदालत ने मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए अगली समाअत पर दलाइल तलब कर लिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ ट्वीट केस में आज़म खान सवाती की जमानत मनसूखी के लिए दायर विफाक की दरख्वास्त पर समाअत की। विफाक की जानिब से FIA के अफसर अनीसुर रहमान की पैरवी में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट ने केस की तैयारी के लिए अदालत से मोहलत तलब की। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दी। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से वर्ल्ड बैंक की टीम ने मुलाकात की। मुलाकात में सैलाब के पेश नज़र डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के मुख्तलिफ शोबों और आफात के खतरे से 2-4 खित्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन NDMA ने मनसूखी और मसनूई जहानत पर मबनी नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर को अहम फोरम के तौर पर फ़ाल करने के आज़म का इजहार किया। मुलाकात में पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से महफूज बनाने के लिए बाहमी ताउन का फ्रेम वर्क तैयार करने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी तालीम का आलमी दिन एक अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि आने वाली नस्लों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए कोई दकीका फरोगज़ाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा आसिम। यूनिसेफ की तरफ से 24 जनवरी को तालीम का आलमी दिन मनाने का मकसद तालीम के फरोग, खुसूसन तरक्की पज़ीर मुल्कों में तालीम की अहमियत को उजागर करना है। यही वजह है कि इस साल तालीम की आलमी दिन को अफगान खवातीन के नाम किया गया है। आलमी अदादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर में 25 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, जबकि 71 करोड़ से ज्यादा नौजवान नाख्वानदा हैं। पाकिस्तान ने तालीम के शोबे में कई संगे मील हासिल किए हैं और हुकूमत के साथ साथ तालीम के शोबे में निजी सेक्टर का किरदार भी काबिले तारीफ रहा है। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल ये भी अपने आप को ज़रा अप टू डेट करें, अपने आप को दुनिया के साथ मिला के चलने की कोशिश करें और उसके मुताबिक बच्चों को वो एजुकेट करें। वतन अजीज में ख्वानगी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब वक्त आ गया है कि तालीम के शोबे में मेयार और तहकीक को भी फरोग दिया जाए और तालीम सब के लिए के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। सिद्रा आसिम,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि तालीम इंसानी तरक्की का एक अहम अंसर और पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है। इसका किसी भी मुल्क की माशी और समाजी तरक्की से गहरा ताल्लुक है। आलमी यौम तालीम पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि तालीम अफराद के लिए रोज़गार और सेहत में बेहतरी और गुर्बत में कमी का बायस बनती है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को तमाम कौमी मकासद के हुसूल के लिए एक अहम मुहर्रिक तस्वुर करते थे। उन्होंने कहा कि हमें तालीम के फ़रोग़ के लिए स्कूल से बाहर बच्चों के दाखिलों में इजाफे पर भी तवज्जो देनी होगी। जिला बन्नू के इलाके जानी खेल में बारूदी सुरंग के धमाके में पाक फौज का जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक जिला खैबर का रहायशी 24 साला सिपाही गुलशेर जानी खेल में दहशतगर्दों की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंग फटने से शहीद हुआ। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिपाही गुलशेर की शहादत पर इजहार अफसोस करते हुए फ़र्ज़ की अंजामदही के दौरान जामे शहादत नोश करने पर शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने सिपाही गुलशेर की खिदमात को सलाम पेश किया और शहीद के लिए बुलंदी दराजात की दुआ की। उन्होंने शहीद के अहल खाना से इजहार हमदर्दी करते हुए सब्र जमील की दुआ की। कल्लात में हिंदुओं के तारीखी काली मंदिर में सालाना 3 रोज़ा मेला जारी है। मेले में मुल्क भर से हिंदू बरादरी के अफराद शिरकत कर रहे हैं। हिंदुओं का कहना है कि पाकिस्तान उनका मुल्क है और उन्हें यहाँ हर किस्म की मजहबी आज़ादी हासिल है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कलात में हिंदू बरादरी का तारीखी मंदिर काली माता मंदिर का 3 रोज़ा मेला कलात में जारी है। मेले में मुल्क भर से हिंदू बरादरी बड़ी तादाद में शिरकत के लिए कलात पहुंच गए हैं। सालाना मेले में हिंदू बरादरी खुसूसी दुआओं का एहतमाम करते हैं। इस मौके पर हिंदू बरादरी का कहना था कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम अपना हर त्यौहार और जोश जज्बे और आज़ादी के साथ मनाते हैं। सालाना मेले में शिरकत करके हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। मेले में खाने पीने के खुसूसी स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और लंगर भी तकसीम किया जा रहा है। पुलिस और लेवीज की जानिब से सिक्योरिटी के मौसर इक़दाम किए गए हैं और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर मेले में शिरकत करने वालों की खुसूसी चेकिंग भी किया जाता है। अक़लियतों को अर्ज़ पाकिस्तान में बेहतरीन हुकूक हासिल हैं क्योंकि कायद आज़म ने मुमलिकत खुदादात के लिए ऐसी राह का तयन किया जो मजहबी रवादारी के बुनियादी उसूल को मलहूज़ रखती है। पाकिस्तान में 11 अगस्त अक़लियतों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। देखते हैं वक़ार हैदर की ये रिपोर्ट। आप आज़ाद हैं, आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। ये थी वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तकरीर जिस पर मुमलिकत खुदादाद आज भी अमल पैरा है। पाकिस्तान मजहबी रवादारी की बेहतरीन मिसाल है। तकरीबन 4% के करीब बसने वाली अक़लियतों को मुकम्मल हकूक और आज़ादी हासिल है। ये पहला मुल्क बना जिसमें जोगेंद्र नाथ मंडल वजीर कानून बने, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने ये भेदभाव ही दूर कर दिया कि रियासत का किसी के दीन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। आप आज़ाद हैं, आप मंदिर गुरुद्वारा चर्च जाने के लिए आज़ाद हैं। जो हुकूमत है उसने हमें कोटा फराहम किया है, माइनॉरिटी की सीट्स हैं, मुख्तलिफ कैडेट्स कॉलेज में हम देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप माइनॉरिटी के दी जा रहे हैं। ये धरती गुरु नानक जी की धरती है, ये अमन की ही धरती, यहाँ से अमन का पैगाम बुलंद हुआ है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तें मौजूद हैं। अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद बगैर इलेक्शन के कौमी और सूबाई असम्बली समेत सेनेट के रुकन मुंतखब होते हैं ताकि अपने अपनी बरादरी की नुमाइंदगी कर सकें। पाकिस्तान की अक़लियतें 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन मनाती हैं, जिसकी असास कायद आज़म की 11 अगस्त 1947 वाली तकरीर ही है। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों का निशाना सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मसीही, सिख और दीगर अक़लियतें भी हैं। हालिया बरसों में मोदी की इंतहा पसंद सोच ने निचली जात के हिंदुओं की जिंदगी भी अजीरन कर दी है। देखते हैं अब्दुल्ला शाद की रिपोर्ट। मोदी हुकूमत BBC की दस्तावेजी फिल्म दी मोदी क्वेश्चन के बायस बौखलाहट का शिकार है। मोदी को गुजरात मुस्लिम कुश फसादात का जिम्मेदार करार देने वाली दस्तावेजी फिल्म पर भारत भर में पाबंदी आयद करने पर भारत के मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने सवाल उठाया है कि क्या मुस्लिम कुश फसादात के वक्त मोदी गुजरात के वजीर आला नहीं थे। बीजेपी सच दिखाने वाली डॉक्यूमेंट्री को तो बंद कर रही है, लेकिन गांधी के कातिल नथुराम गोडसे पर बनी फिल्म को बैन नहीं किया गया। गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से,
آپ کے بارے میں BBC کچھ دکھایا تو بڑی تکلیف لگی, مرچی لگی, بین. اور گاندھی کو مارنے والے کا پکچر بھارت میں ریلیز ہوگا یا بین ہوگا, ہم پوچھنا چاہ رہے BJP سے. مودی کے دیش میں ہندو انتہا پسند بھارتی اقلیتوں پر مسلسل مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. مدھیہ پردیش میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلم اکثریتی علاقوں میں مارچ کیا اور اشتعال انگیز نعرے بازی کی. انتہا پسندوں نے بھارتی مسلمانوں سے کہا کہ اگر بھارت میں رہنا ہے تو وندے ماترم کہو ورنہ کہیں اور چلے جاؤ. اسی کے ساتھ بھارت میں مسلم طالبات کو حجاب پہننے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا ہے. کرناٹک سے تعلق رکھنے والی طالبات کے گروپ نے مجبوراً بھارتی سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. مودی کے بھارت میں ہندو دلت ہونا بھی کسی جرم سے کم نہیں. بھارت کے قومی جرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق بھارت میں 2020 کے مقابلے میں 2021 میں دلتوں اور قبائلیوں کے استحصال کے واقعات میں 6.4% اضافہ ہوا. بھارتی پولیس جان بوجھ کر اقلیتوں اور دلتوں کے خلاف جرائم میں مقدمات درج نہیں کرتی. عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. مقبوضہ جموں و کشمیر میں کرفیو جیسی صورتحال برقرار ہے. جمعرات کو بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کی تقریبات سے قبل بھارتی قابض فوجیوں نے علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول قائم کر رکھا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق وادی کشمیر اور جموں میں بھارتی فوجیوں کو بھاری تعداد میں تعینات کیا گیا ہے اور علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی چوکیاں قائم کی گئی ہیں. سری نگر کے کرکٹ اسٹیڈیم اور جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم کی طرف جانے والی تمام سڑکیں رکاوٹیں لگا کر بند کر دی گئی ہیں جو یوم جمہوریہ کی تقریبات کے مرکزی مقامات ہیں. لوگوں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں. مقبوضہ علاقے کے عوام ہر سال 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے مکمل ہڑتال کرتے ہیں. حریت قیادت نے 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی کال کا اعادہ کرتے ہوئے کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے جمعرات کو ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے کرنے کی اپیل کی. حریت رہنماؤں غلام احمد گلزار، غلام محمد خان سوپوری، زمردہ حبیب، یاسمین راجہ، فریدہ بہن جی، ڈاکٹر مصعب اور عبدالصمد انقلابی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں ہندواڑہ اور کپواڑہ قتل عام کے شہداء کو ان کی برسیوں پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ کپواڑہ اور ہندواڑہ قتل عام کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 25 اور 27 جنوری کو ان علاقوں میں ہڑتال کریں. دوسری جانب وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں جن میں لوگوں سے بھارتی نام نہاد یوم جمہوریہ کے موقع پر جمعرات کو یوم سیاہ منانے اور مکمل ہڑتال کرنے کی اپیل کی گئی ہے. امریکہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کا خواہاں ہے. پاکستان اور بھارت خطے میں امن کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں. واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان اور بھارت بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں. انہوں نے کہا کہ خطے میں امن اور خوشحالی دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دینا خوش آئند ہے. ترجمان نے کہا کہ پاکستان ہمارا اہم شراکت دار ہے. کئی معاملات پر ہمارے مفادات مشترکہ ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعمیری تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ماضی میں بھی پاکستان کی خیر منتخب جمہوری حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے اور آئندہ انتخابات میں پاکستان میں جس پارٹی کی بھی حکومت بنی اس کے ساتھ بات چیت کریں گے. ایک سوال کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے ماضی میں بھی ہر معاملے پر پاکستان کی مدد کی ہے اور مستقبل میں بھی شراکت دار ملک کو درپیش ہر چیلنج میں مدد کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو توانائی میں کسی مدد کی ضرورت ہے تو امریکہ تعاون کے لیے تیار ہے. اقوام متحدہ نے افغان عبوری حکومت سے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغان بچیوں کو پڑھنے کا حق دلانے کے لیے عبوری حکومت کی ذمہ داری یاد دہانی کرائے. یونیسکو نے رواں سال تعلیم کے عالمی دن کو افغان طالبات، خواتین اور لڑکیوں کے نام منسوب کرنے کا بھی اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں اسکول جانے کی عمر کی 80% افغان لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں جن کی تعداد 25 لاکھ ہے. یونیسکو نے افغانستان میں تمام لڑکیوں اور نوجوان خواتین کی تعلیمی اداروں میں واپسی کا مطالبہ دہرایا ہے اور خبردار کیا ہے کہ خواتین کو حصول تعلیم سے روکنے کے نتیجے میں تعلیمی میدان میں حاصل کردہ فوائد ضائع ہو سکتے ہیں.
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आलमी यौम तालीम के मौके पर अफ़गान तालिबान से लड़कियों को सानवी और आला तालीम तक रसाई देने का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि अब वक्त आ गया है कि तमाम इम्तियाजी क़वानीन और तरीक़ों को ख़त्म किया जाए जो तालीम तक रसाई में रुकावट हैं। उन्होंने कहा कि मैं तालिबान से मुतालबा करता हूँ कि वो अफ़गानिस्तान में लड़कियों और ख़वातीन की सानवी और आला तालीम पर पाबंदी का फ़ैसला वापस लें। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। शिमाली कैलिफोर्निया में फायरिंग के 2 और वाक़यात में 7 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक सहली शहर हाफमून में एक मुसल्लह शख्स ने 2 मकामात पर फायरिंग की। पुलिस ने 61 साल हमला आवर को हिरासत में ले लिया है जो मकामी बाशिंदा है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने 3 अफराद को हाफ मून बे के नवाही इलाके में फायरिंग करके हलाक किया, जबकि 4 अफराद को मशरूम फार्म के इलाके में हलाक किया। हमलावर से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। हाफ मून बे में एशियाई बाशिंदों की भी बड़ी तादाद रहाइश पजीर है। वाज़ेह रहे कि कैलिफोर्निया में 2 रोज़ कबल भी फायरिंग के एक वाक़े में 11 अफराद हलाक हो गए थे। अमेरिका में रवां साल के पहले महीने में अब तक फायरिंग के 38 वाक़यात हो चुके हैं। और अब आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ अहम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलू, जबकि बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। चित्राल, दीर, बाजोड़, मालाकंड, बोनेर, स्वात, शांगला, कोहिस्तान, बटग्राम, तोरगर, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, स्वाबी, खैबर पख्तूनख्वा और कुरम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा और मर्दान के अजला में शाम और रात को बाज़ मकामात पर गरज चमक और हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। नाज़रीन, मजीद आपको बताएं कि मानसेरा के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, जिसके बाद इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सियाहती मकामात शूगरान और कागान में बर्फ की सफ़ेद चादर हर तरफ बिछी हुई है। शूगरान में अब तक 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए मुल्क भर से सयाहों की एक बड़ी तादाद इलाके का रुख कर रही है। नाज़रीन, यहाँ रुख करेंगे बलूचिस्तान का और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी और बारिश के बाद मतला साफ हो गया है, मगर सूरज सर्दी की शदीद लहर पर अभी तक गालिब नहीं आ रहा। कोयटा, ज़ियारत, कलात, कान मेहतरजई, मस्तोंग, चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, लोरालाई और दीगर इलाकों में नुक्ता इंजमात से कम है दर्जा हरारत। सूबा के गर्म इलाकों में सिब्बी, मकरान और रशखान डिवीजन में भी कई अरसे बाद मकीनों ने गर्म मौसम के साथ सर्दी की लहरों को भी महसूस किया है। सूबे के सर्द इलाकों में बारिशों और बर्फबारी के दूसरे स्पेल की पेशगोई के बाद हुकूमत बलूचिस्तान ने पेशगी इंतजामात मुकम्मल किए थे। बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्ती तौर पर थम चुका है। तहम मौसम अब्र आलूद और धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 2, जबकि नवाही इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। बारिश और बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बारिश और बर्फबारी से वादिय नीलम और वादिय लीपा के बालाई इलाकों में मुख्तलिफ शाहराहें बंद हो गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में कल तक मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पठवार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बाज़ मकामात पर दरमियानी से तेज़ बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बालाई पंजाब में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि लय में -14, कलात -9, गोपस -7, कलाम -6 और योब में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
नाज़रीन, मौसम की खबरों से इतना ही। रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। मज़ीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद और NHA की टीम ने मुलाकात की। इजलास में नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सिंध हुकूमत के दरमियान सड़कों की जारी स्कीमों और उनके मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने M9 हैदराबाद, खोखर, अपारवा और मीरपुर खास रोड, जामशोरो, सेहोन, घारो, केट बंदर से मुताल्लिक बातचीत की। वफाकी वज़ीर असद महमूद ने कहा है कि वो अपनी टीम के साथ आए हैं ताकि सिंध में सड़कों की स्कीमों की तेज़ी से मुकम्मल कर सके हैं। NHA की टीम ने वज़ीर आला सिंध को बताया है कि मांझन के पास कुछ ज़मीन के हुसूल के मामलात हैं, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की हैं कि ज़मीन के हुसूल के मसाइल हल करें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि उमरकोट, ताखर और ताको खराब पर सड़क पर काम शुरू करवाने के लिए अपनी टीम को हिदायत दे दी है। वज़ीर आला ने कहा कि खारो ताक गेटी बंदर सड़क पर सन 2006 में काम शुरू हुआ था, लेकिन 2008 से इस मंसूबे पर काम बंद है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि खारो ताक गेटी बंदर सड़क पर काम जल्द शुरू करवाया जाएगा। FC आवरान मलेशिया के ज़ेरे एहतमाम होशाब जिरगा हुआ। जिरगे को बताया गया कि आवरान को तरक्की देने के लिए पुराज़्म है। ज़िले में समाजी तंजीमों के ताउन से 2 करोड़ रुपए से सोलर ट्यूबवेल और मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। स्पोर्ट इवेंट्स करवाए, स्कूल्स में फर्नीचर फराहम किए गए और मुश्किल सूरत हाल में राशन और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कर्जे फराहम किए गए। जिरगे को बताया गया कि इलाके में 1 करोड़ के मजीद मनसूबे शुरू कर रहे हैं। अमायदीन ने जिरगे में इलाके के मसाइल पर बात की। पशीन के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम की सहूलत के लिए कायम आटा सेल पॉइंट्स पर सरकारी रेट पर आटे की फराहमी जारी है। सूबाई हुकूमत के अहकामात पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हफीजुल्लाह खान और असिस्टेंट डायरेक्टर फूड जमा खान की निगरानी में सेल पॉइंट्स पर सरकारी आटा तकसीम किया जा रहा है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस मुसाफिरों और अवाम की खिदमत में 24 घंटे मुस्तैद और फील्ड में है। N10 मकरान कोस्टल हाईवे पर पसनी के शहरी का खोया हुआ सामान मालिक तक पहुंचा दिया। तर्जुमान का कहना है कि पसनी के नज़दीक पेट्रोलिंग के दौरान परचून का सामान मिलने पर मोटरवे पुलिस ने तहवील में ले लिया। मुकम्मल छानबीन के बाद सामान मालिक के हवाले किया गया। कोहाट कैंट रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन रिजर्वेशन का आगाज कर दिया गया। डिविजनल सुपरिटेंडेंट पेशावर नासिर खलीली की काविशों से ऑनलाइन रिजर्वेशन का आगाज किया गया, जिससे इलाके के अवाम पाकिस्तान भर में चलने वाली तमाम ट्रेनों की ऑनलाइन रिजर्वेशन की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। और अब आप मुलाहिजा करेंगे खेलों की खबरें।